सत्ता का संघर्ष लोकसभा चुनाव 2024 का दूसरा चरण आज 13 राज्यों की 88 सीटों पर वोटिंग चल रही है। शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे और मतदान को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। 4 जून को वोटिंग के नतीजे आएंगे। पहले चरण में 102 सीटों पर मतदान के बाद आज दूसरा चरण 88 संसदीय क्षेत्र में सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच वोटिंग चल रही है। जो खबरें आ रही हैं, जो तस्वीरें आ रही हैं, उत्साह मतदान में देखा जा रहा है और भारत एक्सप्रेस भी लगातार ये अपील कर रहा है कि इन 88 संसदीय क्षेत्र में जो मतदाता हैं, आप अपने संबंधित मतदान केंद्र पर जाइए और अपने मताधिकार का प्रयोग कीजिए। और ये जो आपका मताधिकार का प्रयोग होगा, आप जो अपना मत डालेंगे, लोकतंत्र के लिए आप मजबूती दिलाएंगे। और हम अपील आपसे कर रहे हैं कि आप अपने मतदान केंद्र पर जाकर मताधिकार का प्रयोग करें। तो कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच, चाक चौबंद सुरक्षा के बीच वोटिंग लगातार जारी है। हम 88 संसदीय क्षेत्रों की हर तस्वीर, हर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। महा कवरेज दिन भर ये जारी रहेगा। 88 रिपोर्टर चप्पे चप्पे पर हैं और वो हर खबर आप तक, हर अपडेट आप तक सुबह से ही पहुंचा रहे हैं और शाम तक आपको हर खबर और हर अपडेट आप तक हम पहुंचाएंगे। इस बीच हम आपको बता दें कि दूसरे फेज में असम के 5, छत्तीसगढ़ के 3, बिहार के 5, जम्मू कश्मीर के 1, कर्नाटक के 14, केरल के 20, मध्य प्रदेश के 6, महाराष्ट्र के 8, राजस्थान के 13, त्रिपुरा का 1, उत्तर प्रदेश के 8, पश्चिम बंगाल के 3 और मणिपुर का 1 सीट है जहां पर सुबह से मतदान चल रहा है। पहले चरण में जो मतदान का प्रतिशत पिछले चुनाव की तुलना में कम था, तो उस पर एक बार फिर से लगातार चुनाव आयोग की भी कोशिश है कि मतदान का प्रतिशत इस चरण में बढ़े। लोकसभा चुनाव को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने भी लोगों से वोटिंग की अपील की है। अमित शाह ने लिखा है, लोकतंत्र के महोत्सव में पूरे उत्साह से भाग लें। आज रिकॉर्ड संख्या में मतदान करें। आपका हर वोट विकसित भारत की नींव है। आपका वोट विकसित भारत को मजबूत करेगा। आपका हर वोट विकसित भारत की नींव है और आपका हर वोट विकसित भारत को मजबूत करेगा। ये अपील गृह मंत्री अमित शाह ने की है। दूसरे चरण के 13 राज्यों की 88 सीटों पर आज सुबह से वोट डाले जा रहे हैं। शाम 6 बजे तक वोट डाला जाएगा और अपील हर कोई कर रहा है कि मतदान में जरूर हिस्सा लें और अपने मतदान का प्रयोग करें। अपने मतदान केंद्र पर जाएं और मतदान का प्रयोग करें। दूसरे चरण में 5 केंद्रीय मंत्री, 2 पूर्व मुख्यमंत्री और 3 फिल्मी सितारे, जिनकी आज किस्मत ईवीएम में कैद हो रही है। राजीव चंद्रशेखर तिरुवनंतपुरम से, गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर से, कैलाश चौधरी बाड़मेर से, वीरेंद्र कुमार खटीक टीकमगढ़ से, शोभा करंदलांजे बेंगलुरु नॉर्थ से, ये 5 मंत्री जिनकी आज किस्मत ईवीएम में कैद हो रही है। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। केरल की सभी सीटों पर आज दूसरे चरण में वोट डाला जा रहा है और के.सी. वेणुगोपाल, कांग्रेस के महासचिव, अपने मताधिकार का प्रयोग कर बूथ से अब लोगों से अपने उंगली के निशान को दिखाते हुए अपील भी कर रहे हैं और यह सांकेतिक अपील भी कि आप भी आइए, अपने मताधिकार का प्रयोग कीजिए। सुनिए अशोक गहलोत क्या करें। आने वाले बार जब इस जगह प्रधानमंत्री मोदी जी बोलेंगे, किसी को यकीन नहीं था। पहली बार जब वो बोले हैं, अभी तक लोग उन पर विश्वास कर रहे थे। पहली बार ऐसा हुआ है कि जब ये इस प्रकार की भाषा बोलने लगे हैं, संपत्ति इकट्ठी करेंगे, मंगलसूत्र इकट्ठे करेंगे, ज़्यादा बच्चे पैदा करने वालों को बांट देंगे, जो कुछ उन्होंने किया ना,
उससे मैं समझता हूँ पहली बार प्रधानमंत्री जी की क्रेडिबिलिटी बहुत धक्का लगा है। इन तमाम बातों से मैं समझता हूँ मोदी जी खुद बहुत डैमेज हो गए हैं। लोग समझ गए हैं कि इस प्रकार प्रधानमंत्री बोल सकते हैं क्या, और फिर जो वो बोलते हैं तो नीचे वाले वही बोलते हैं। पहले चरण में हमारे परिणाम अच्छे आए हैं, आज भी परिणाम जो आएगा आज वाले शाम तक देखेंगे आप, माहौल हमारे पक्ष में होगा। ये स्थिति पूरे राष्ट्र में नहीं है, पूरे देश के अंदर है। आने वाले इस चुनाव के अंदर फिर से इस चुनाव के बाद फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। 12 झालावाड़ के सांसद दुष्यंत सिंह जी को बहुत अच्छा, माने एक किस्म से बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। ये झालावाड़ 12 के लोग तो सब हमारे वैसे भी परिवार के लोग हैं और उनका प्यार और समर्थन हमेशा मिला है। तो इस बार भी कैंडिडेट के रूप में भारतीय जनता पार्टी की ओर से दुष्यंत सिंह जी लड़ेंगे। उनको बहुत अच्छा समर्थन मिलेगा और मुझे विश्वास है कि वो एक इतिहास फिर से बनाएंगे। तो दूसरे दौर का मतदान जारी है और इस बीच दावे भी अपने अपने किए जा रहे हैं। राजस्थान में आज 13 संसदीय क्षेत्रों में मतदान है और इसी के साथ राजस्थान की सभी 25 सीटों पर आज मतदान संपन्न हो जाएगा। दावा कांग्रेस की तरफ से और दावा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2 बार से सभी सीटों पर जीत दर्ज कर रही है और एक बार फिर से लक्ष्य है सभी सीटों पर जीत दर्ज करने का। उधर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी मतदान की अपील की है। भारी संख्या में मतदान करने की अपील बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की है। वोटिंग से लोकतंत्र को मजबूत बनाना है, विकसित भारत निर्माण में भागीदारी आवश्यक है, सुरक्षित भविष्य और उत्कर्ष के लिए मतदान करने की अपील जेपी नड्डा ने लोगों से की है। दूसरे चरण के 88 सीटों के लिए वोटिंग जारी है और इस वोटिंग को लेकर अपील भी की जा रही है। प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, बीजेपी अध्यक्ष, कांग्रेस अध्यक्ष के नेता राहुल गांधी सब ने अपील की है कि अपने अपने मताधिकार का प्रयोग करें। आज वायनाड में भी चुनाव हो रहा है। केरल की सभी 20 सीटों पर मतदान हो रहा है। वायनाड से राहुल गांधी खुद चुनाव मैदान में हैं और कई ऐसे कंस्टिट्यूएंसीज हैं जहां पर बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला इस दौर में भी देखने को मिल रहा है। हमारे साथ आज बेहतरीन पैनल है और दूसरे दौर के मतदान और इसके बाद यहां से जब तीसरे दौर के लिए अब प्रवेश करेगा लोकसभा चुनाव का दौर, तो फिर क्या संदेश लेकर और आज का जो पोलिंग है वो किस दिशा में जा रहा है, अभी तक की जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं, इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ अमृतांशु राय वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं। शुरुआत करते हैं चर्चा की। अमृतांशु जी, पहली प्रतिक्रिया दूसरे दौर की, आज जो मतदान सुबह से हो रहा है। मेरी नज़र 3 चीज़ों पे होगी और वो आज के दिन सबसे पहले महिला वोटर का टर्नआउट कैसा है, लाइनों में महिलाओं की संख्या क्या नज़र आती है। दूसरा, 8 से 11 के बीच में क्या परसेंटेज रहेगा मतदान का, और उसके बाद तीसरा कि गर्मी की स्थिति क्या रहती है। इन तीनों चीज़ों पे मेरी नज़र रहेगी और इसी के आधार पे आगे एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मतदान का जो परसेंटेज है वो आगे बढ़ने की उम्मीद है या फिर पिछले फर्स्ट राउंड की तरह ही बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं है। यश श्रीवास्तव प्रवक्ता कांग्रेस के और रत्नाकर सिंह नेता बीजेपी के भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। यश श्रीवास्तव जी, दूसरे दौर का मतदान, पहले दौर और अब दूसरे दौर का मतदान, ये दौर भी बहुत इंपॉर्टेंट है सभी राजनीतिक दलों के लिए, आप लोगों के लिए भी तो खास करके, क्योंकि दक्षिण पर आपकी खास नज़र है और केरल में वायनाड से खुद राहुल गांधी इस बार चुनाव मैदान में एक बार फिर से हैं। देखिए, चुनाव निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है और सिर्फ दक्षिण भारत या किसी एक क्षेत्र के लिए नहीं, पूरे देश में इस समय जो लड़ाई है वो जनता के संविधान की रक्षा के लिए है।
और इसलिए देश के सारे लोगों से हर कोई अपील कर रहा है, हम भी अपील कर रहे हैं और सभी से निवेदन कर रहे हैं कि अपने मताधिकार का भरपूर उपयोग कीजिए और एक होकर आगे आइए, वोट दीजिए। आपका वोट इस देश के भाग्य का निर्णय करेगा। दूसरे दौर की चर्चा की हम शुरुआत कर रहे हैं और रत्नाकर जी, मतदान शुरू हो गया है, मतदाताओं से अपील क्या करेंगे आप? आनंद जी, देखिए, मैं देश की जनता से जो 13 राज्यों में 89 सीट पे जो लोकसभा का आज मतदान दूसरे चरण का हो रहा है, मैं सारे मतदाताओं से यही आग्रह करूंगा, अपील करूंगा कि आप घरों से बाहर निकलिए और अपने वोट का मतदान करिए और लोकतंत्र को मजबूत बनाने का काम करिए। देखिए, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत की जो संकल्पना की है, जो 25 साल का रोड मैप लेकर चले हैं कि 2047 तक हम भारत को विकसित भारत बनाएंगे, एक अग्रणी भारत बनाएंगे, उस संकल्पना को साकार करने के लिए आप घरों से बाहर निकलिए और अपना मत का प्रयोग जरूर करिए, क्योंकि आपके मत से ही आज जो भी है वो आज इतना विकास चहुओर, जो विकास सर्वांगीण और समावेशी जो विकास दिख रहा है, आप एक के मत से ही यह संभव हो पाया है। इसलिए आप सभी से आग्रह है कि अपने घरों से बाहर निकलिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार अपना आशीर्वाद देने का काम करिए। लेकिन रत्नाकर जी, विकास की बात से ये चुनाव प्रचार शुरू हुआ, मोदी की गारंटी आई, 2047 में विकसित भारत का लक्ष्य लेकर आप लोग चुनाव में उतरे हैं और ये शुरुआत से ही इसकी चर्चा हो रही थी। लेकिन दूसरे चरण में आते आते, पहले चरण के बाद दूसरे चरण में आते आते फिर उसी पुराने ढर्रे पर आरक्षण की बात, जाति की बात, इस पर चुनाव जाने लगा है। देखिए आनंद जी, भारतीय जनता पार्टी जो है वह विकास की राजनीति करती है और वह देश को आगे बढ़ाने की राजनीति करती है। सबका साथ और सबका विकास का नारा देकर सबको साथ लेकर चलने की और सबके लिए विकास की बात करती है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर कांग्रेस पार्टी जब इनहेरिटेंस टैक्स की बात करती है, जब विरासत टैक्स की बात करने लगेगी, जब देश को बांटने की बात करने लगेगी, जब देश के लोगों की संपत्तियों का सर्वेक्षण कराकर उनको लेने की बात करने लगेगी, तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता इस बात को जनता तक जरूर पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि आखिर मंशा क्या है कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस पार्टी चाहती क्या है, वो बताना बहुत जरूरी है। इसलिए यह दूसरे चरण के मतदान में यह विरासत टैक्स और जो है इस तरह का मुद्दा जो है आया है। बात विकास की जब हो रही है, आप भी विकास की बात कर रहे हैं, आपके विरोधी भी विकास की बात कर रहे हैं, तो उसमें फिर आरक्षण और जाति का मामला क्यों चला आ रहा है? वहां पर राजनीति क्यों आकर सिमट जा रही है? नहीं, देखिए, देश की राजनीति किन मुद्दों पर सिमट जाती है ये तय करने का अधिकार केवल जनता को है। कोई भी राजनीतिक दल अपनी तरफ से वो रखता है जो उसकी विचारधारा है। बात मंगलसूत्र तक आ गई है तो कल कुछ आंकड़े भी सामने आए हैं। 2024 तक भारत के परिवारों ने करीब 1 लाख करोड़ रुपए का सोना गिरवी रख के कर्ज लिया है, सिर्फ बैंकों से, उसके अलावा दूसरे संस्थान अलग। इसमें सबसे ज्यादा जो दिसंबर 2021 में भी दैनिक भास्कर अखबार ने जो आंकड़े दिए थे, सबसे ज्यादा मंगलसूत्र गिरवी रखे गए हैं। नरेंद्र मोदी सरकार लोगों का धन, मंगलसूत्र, सोना बचाने में पूरी तरह से विफल रही है। निश्चित रूप से उनकी आर्थिक नीतियां लोगों के हित में नहीं रही। और ये जो विकास की बात हो रही है और सबके साथ की बात हो रही है, तो हमारे जो इस समय प्रधानमंत्री हैं पिछले 10 साल से, वो एक दिन कहते हैं कि भाई मोहम्मद शमी कोई क्रिकेटर की तारीफ करने लगते हैं, अगले दिन पूरे समुदाय को घुसपैठिया कहने लगते हैं। That you think are hogging attention in the last few days, at least it's been about inheritance tax between the parties. But what is top of mind for voters this election season? I think they want continuity, they want stability. People want India to progress, and they've seen last 10 years. Last 10 years is performance of this government is definitely in the minds of the people, and therefore I think that will be the one with which they've come to the booth. You can see the enthusiasm. Senior citizens in particular, I'm very grateful, have just come out of their homes and they are in long queues. They are not grudging. They are not saying, oh, it's taking too long. They are there. And some of them, I know the Election Commission, in fact, I'm grateful to the Election Commission. Election Commission has made a provision that they can vote from home. But despite that, inclusive of my parents, despite that, many senior citizens have chosen to come and be here, feel the pulse and cast their vote.
I welcome that. I was also very happy to see a lot of one-time voters, the first-time voters, first-time voters who were here. I stood with them, had some pictures clicked. The enthusiasm among the senior citizens and enthusiasm among the young, the first-time voters is very encouraging. Ma'am, Bengaluru South historically has had an abysmally low vote percentage. This time there's concern about the heat, plus it's a long weekend. What would your message be to people in the No, I would want Bengaluru South also to set a record in terms of being good citizens, and I'm sure they're very good citizens, and they would come this time out to vote. Thank you. निर्मला सीतारमण और चुनाव को लेकर वोट की अपील भी कर रही हैं और बता भी रही हैं कि सरकार की उपलब्धियों को यश जी अपनी बात पूरी करें। देश का सोना यानी देश के घरों की बचत, उनके मंगलसूत्र की जो बात है, तो वो केवल आर्थिक नीतियों की विफलता के कारण लोगों ने गिरवी रख के अपना घर चलाया है। किस तरीके से कोरोना में और विभिन्न आपदाओं में अलग अलग राज्यों में, हिमाचल में, दक्षिण भारत के राज्यों में आपदाओं में किस तरह केंद्र सरकार ने लगभग कोई मदद नहीं दी। वहां के सिटिंग भाजपा के सांसद और विधायकों ने भी कुछ नहीं किया, जैसे हिमाचल में। तो सिर्फ विकास चिल्लाने से कुछ नहीं होता है। देश आज ठोस जवाब मांग रहा है और वो फिलहाल वर्तमान सरकार के पास जो अब तक थी 10 साल से, उसके पास नहीं है। तो लेकिन आप लोगों ने भी तो बीच चुनाव में उत्तराधिकार टैक्स का, इनहेरिटेंस टैक्स की बात करके एक बहस नहीं छेड़ दी। उसका भी पूरा जो है इतिहास सामने आ चुका है। 2014, 17, 18 और 19 में भाजपा के अलग अलग नेताओं ने और खुद सरकार ने ये मंशा जाहिर की है कि इनहेरिटेंस टैक्स लगाया जाए, जबकि राजीव गांधी जी ने एस्टेट टैक्स 1985 में हटा दिया था। तो ये केवल वो नैरेटिव चिल्लाए जाते हैं जो इनको बाद में खुद करना है, ताकि ये बाजे गाजे के साथ बाद में उसकी सफाई दें और इस समय ब्लेम दूसरे पर डाल दें। ये भी इनका पुराना हो गया है। ऐसे ही कर करके इन्होंने कहा था कि भाई हमने समय पर मणिपुर में एक्शन ले लिया, चीन हमारी सीमा में नहीं घुसा है। तो ये हमेशा उल्टी बात करना, हमेशा लोगों के तमाम प्रयासों का अपमान करना, ये इनका पैटर्न है। इस समय लद्दाख में और अरुणाचल में वहां के स्थानीय लोग चीनी सेना से भिड़ रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार को पता ही नहीं है कि चीन कितना घुस गया है। आज तक जैसा न्यूज चैनल बता रहा है कि कश्मीर से लगी हुई सीमा में चीन नई सड़क बना रहा है, लेकिन सरकार कहती है कि कुछ हो ही नहीं रहा है। तो ये सच आप ज्यादा दिन तक नहीं छुपा सकते और ये चुनाव इन्हीं बातों पर निर्णय करेगा कि देश का संविधान बचाने वाले लोगों का साथ दिया जाए या संविधान बदलने के लिए जो बार बार बोल रहे हैं उनका साथ दिया जाए। तो ये बात जरूर जनता के दिमाग में रहेगी, ऐसी हमें ना सिर्फ उम्मीद है बल्कि पूरा विश्वास है। ठीक है, अब बात हो रही है कि क्या जो बातें चुनाव से पहले हो रही थी उन्हीं बातों पर चुनाव हो रहा है, या फिर हर दौर के बाद मुद्दे बदलते जा रहे हैं और जो पहले दौर की वोटिंग हुई उसके बाद से अब एक बार फिर से दूसरी तरफ ये चुनाव के मुद्दे जा रहे हैं। अमृतांशु जी से भी हम समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले अरुण गोविल क्या कह रहे हैं सुन लेते हैं। तो हमें अपने वोट का प्रयोग जरूर करना चाहिए, मताधिकार का प्रयोग होना चाहिए, सब लोगों को वोट डालना चाहिए। पहले चरण का मतदान कम हुआ। हाँ जी, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि अपना वोट हमें जरूर डालना चाहिए, हम सबको डालना चाहिए। और मोदी जी का नारा है 400 पार, उस पर क्या कहना चाहिए? नहीं, जरूर पार होगा, उम्मीदें हैं? बिल्कुल पूरी उम्मीद है, व्हाई नॉट। अच्छा, आपको सब कह रहे हैं कि आप बाहरी आए हो यहाँ पर, जो इंडिविजुअल, पता नहीं आप किसको बाहरी कहते हैं, मुझे नहीं तो वो इनकी उन लोगों की बात समझ में ही नहीं आई। अब यहाँ के कितने ही लोग हैं, सब बहादुर लोग हैं जो जिनके बच्चे यहाँ से 10th करके अमेरिका चले जाते हैं, फिर वो वहीं रह जाते हैं, वहाँ से नहीं आते, तो क्या वो बाहरी हो जाते हैं? उन बच्चों को वो बाहरी नहीं कहते।